कार्तिक की बातें सुनने के बाद नमन की आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसने अपनी मुट्ठियां मींच लीं, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो, पर उसके चेहरे पर उबाल साफ दिख रहा था। पल भर में वह गुस्से में कमरे से बाहर निकलने लगा। विजय ने उसे जाते हुए देखा तो फौरन रोकते हुए पूछा, अरे रमन, नमन, कहाँ जा रहे हो? नमन ने बिना पीछे देखे तीखी आवाज में जवाब दिया, अब वक्त आ गया है उन्हें उनकी औकात दिखाने का। इतना कहकर नमन तेजी से बाहर निकल गया। उसके पीछे ही आरव भी कार्तिक का हाथ पकड़कर बाहर ले आया और उसे जबरदस्ती कार की पिछली सीट पर बिठा दिया। नमन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और उसके पास वाली सीट पर आरव। कार के पिछले हिस्से में राहुल, रमेश और विजय भी चुपचाप आकर बैठ गए। माहौल एकदम सन्नाटा सा था। सब एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। नमन और आरव के चेहरे पर साफ लिखा था, अब कोई समझौता नहीं होगा। कार्तिक ने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, यह शहर कुछ तो छुपा रहा है। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आरव ने उसकी बात पर सिर हिलाया और बोला, अब और देर नहीं, चलो मिस्टर बिरला को थोड़ा ईतावली अंदाज में समझाया जाए कि हम कौन हैं। राहुल की बात सुनकर नमन ने बिना एक शब्द बोले टाइम वेस्ट किए बिना कार स्टार्ट कर दी। तेज रफ्तार में गाड़ी चलते हुए नमन ने गाड़ी सीधी बिरला हाउस के बाहर रोकी। उसे पता था मुकेश बिरला एक ताकतवर इंसान है और यही बात उसे चुनौती देती थी। नमन ने पहले से सिक्योरिटी सिस्टम की जानकारी ले ली थी, इसलिए घर के बाहर मौजूद गार्ड्स को देखकर उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई। विजय ने कार से बाहर झांकते हुए गहरी सांस ली और बोला, लगता नहीं है कि अभी हमें रोक पाएंगे। वहां खड़े गार्ड्स नमन को देख खुद ब खुद पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्हें पता था कि नमन से भिड़ना मतलब आफत को दावत देना। दूसरी ओर आरव की आंखों में गुस्सा की आग भड़क रही थी। उसने कार्तिक का हाथ पकड़कर उसे बिना कुछ कहे अंदर की ओर खींच लिया। बिरला हाउस के आलीशान हॉल में घुसते ही आरव ने अपनी जेब से लीगल क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट निकाला और एक सफ़ेद सोफे पर बैठते हुए बोला, हेलो मिस्टर बिरला, बहुत जल्दबाजी में मिलना हो रहा है आपसे। आरव की यह बेवकी देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। उनके चेहरे पर डर और संदेह दोनों दिख रहे थे। बिरला हाउस के एक एक सदस्य की नजरें आरव पर थीं, क्योंकि उसका इस तरह बिना सूचना घुस आना किसी बड़े तूफान का संकेत था। मुकेश बिरला ने अपनी कुर्सी से खड़े होते ऊंचे स्वर में कहा, तुम सबकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बिना बुलाए मेरे घर में घुसने का मतलब जानते हो? वो दहाड़ता रहा। इसका जवाब नहीं दिया गया तो अंजाम बुरा होगा। उसे लग रहा था कि आरव जरूर किसी चाल के साथ आया है और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। मिस्टर बिरला, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है, आरव ने व्यंग से कहा। बिरला हाउस के सभी मेंबर्स का चेहरा सन्नाटे से भर गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी आरव इस अंदाज में किसी के सामने आता था, इसका मतलब होता है तबाही। मुकेश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तू यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? किस हक से घुसा मेरे घर में? आरव शांत रहा। मुकेश के सामने खड़ा कार्तिक बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मुझसे सौदा करना, और आज मैं तुम्हें तुम्हारी हर गलती का हिसाब चुकाने आया हूँ। विजय और रमेश को सुनकर आरव के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने कार्तिक को चेतावनी दी, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, समझे? लेकिन कार्तिक मुस्कुराया, समझा तो मैं सब कुछ बहुत पहले चुका हूँ, अब तुम लोग समझो, और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि सोच भी नहीं सकते। बिरला हाउस के लोग चौंक गए। कार्तिक ने एक नज़र आरव की ओर देखा और बोला, आरव और नमन को अब कोई नहीं रोक सकता, और ना ही तुम मुकेश बिरला। बातों के बीच डिप्टी वॉइस में आरव ने कहा, तुम्हें लगता है मेरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर तुम बच जाओगे? नहीं मुकेश, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये गलती तुम्हें महंगी पड़ेगी। अब हर कोई समझ गया कि आरव सिर्फ बदला लेने नहीं, सब कुछ बदल देने आया है। जैसे करते हैं वैसे समझते भी हैं। नमन और आरव के तेवर देखकर मुकेश बिरला और उसका वकील, जो अब तक बहस में लगे थे, एकदम चुप हो गए। आरव की बातें सुनते ही वकील भी हक्का बक्का रह गया। काफी देर तक सब चुपचाप खड़े रहे। नमन ने अब चुप्पी तोड़ने का फैसला लिया। उसने बिना कुछ बोले सीधा अपनी जेब से गन निकालकर सीधा वकील के कंधे के पास दीवार पर गोली मार दी। धड़ाम। अब तुम्हें सिर्फ केस लड़ना है, बहस नहीं, नमन ने गुस्से में कहा। वकील कुछ कहने ही वाला था कि नमन ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम और तेरा वकील, तुम दोनों मेरी हद से बाहर जा चुके हो।
मैं वो इंसान हूँ जो स्टेट लेवल माफिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो तुम्हारे जैसे लोगों को रोकना मेरे लिए कुछ भी नहीं, समझे? मुकेश चुप, सब चुप। कार्तिक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जब एक बाप अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर सकता है तो तुम सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। मुकेश की आंखों में डर साफ था। वहां खड़े लोगों का चेहरा सफेद पड़ गया। नमन की आंखें तनी हुई थी और उसके चेहरे पर क्रोध की जगह अब फैसला था। तुम बताओगे नहीं तो कोई बात नहीं। लगता है आज तुम सबने पहले से ही सोच लिया है कि तुम्हें मिटना है। आरव ने अब आगे बढ़ते हुए कहा, अब किसी के पास ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई रास्ता। जो करना है खुलकर करो, लेकिन जो सच है वो अब सबके सामने आ जाएगा। वकील ने कांपते हुए सारी सच्चाई कबूल दी। सर, वो सब जो हुआ वो इस वक्त बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। एजेंसियों को जैसे ही ये रिपोर्ट मिला, आरव ने कार्तिक का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। पीछे खड़े सभी लोग अब भी स्तब्ध थे, लेकिन आरव अब और कुछ सुनने की मूड में नहीं था। डार्क एक्सप्रेशन के साथ मुकेश की आंखों में देखते हुए आरव ने कहा, मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। अगर मैंने चाहा तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी बना दूंगा कि तुम डर के साए में ही जी सकोगे। उसी समय वहां कुछ लोग हथियारों के साथ पहुंचे। गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नमन ने इशारा किया और वो लोग चुपचाप साइड हो गए। उधर आरव के पास खड़े रोहन को देखा और धीमे से कहा, कुछ बातें अब बिना बोले ही समझनी होगी। मुकेश को रोकने के लिए नमन ने रास्ता रोका, लेकिन अब मामला रोकने वाला नहीं था। कार्तिक ने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा, अब तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है? कार्तिक ने आगे खड़े रोहन को देखा और कॉन्फिडेंस में कहा, आरव आओ। आरव ने एक लाउड वॉइस में कहा, अगर कोई हमारी आवाज़ सुन सकता है तो जान ले, हम यहाँ सिर्फ एक बात साफ करने आए हैं, सच की लड़ाई कभी अधूरी छोड़ी नहीं जाती। इतना कहकर नमन ने कार्तिक के आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया। रोहन ने सबको समझ लिया था, इसलिए वो भी अपनी यूनिट के साथ तैयार हो गया। और अब कार्तिक ने गुस्से से कहा, अब वो दिन आ गया है जब मैं अपने गार्जियंस को साथ लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज के बाद ना तुम छुप पाओगे ना बच पाओगे। ये मंजर देखने को काफी था कि नमन और आरव अब किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन नमन ने उसे रोकते हुए कहा, ये कार्तिक और इन बच्चों की लड़ाई है, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। नमन ने रोहन की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह, तुम्हारे और तुम्हारे बाप को लगता है कि तुम्हारी अकड़ मुझसे बड़ी है, लेकिन सुनो, तुम्हारा ये घमंड मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने एक चाल चली थी, एक सिंपल सा गेम खेला था और तुम चारों उस गेम में हार चुके हो। कार्तिक ने वही चाल चली जिससे तुम फंस गए, और अब तुम हार मानने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। टीम एनएस बच्चों को मार रही थी, जो देखने में गलत था लेकिन जरूरी भी था। रोहन और उसके दोस्तों को ये बहुत आसान लग रहा था, क्योंकि फोन पर मिली जानकारी से वो इस गलतफहमी में थे कि सामने कोई साधारण इंसान खड़ा है। लेकिन असल में एक ट्रेंड फाइटर का गेम था जो पहले से शुरू हो चुका था। गेम के नियम साफ थे। समय खत्म होते ही नमन, रमेश और बाकी सदस्य आरोपियों की लिस्ट के साथ वहां पहुंचे। एक ब्रेक के बाद टीम दोबारा एक्शन में आ चुकी थी। कार्तिक को देखकर रोहन को पहली बार घबराहट महसूस हुई, क्योंकि अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा था। कार्तिक की बातों से रोहन की चालें धीमी पड़ गईं। उसके दोस्त भी अब पीछे हटने लगे थे। कार्तिक का आत्मविश्वास और उसके इरादे इतने मजबूत थे कि सामने वाला खुद ही हार मान ले। अब बिना किसी कोशिश के हार कबूल कर लो रोहन। कुछ देर बाद ही पुलिस और सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंच गई। वहां गिरे हुए कार्तिक का साथ देने वाले सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। आज जीत सच की हुई थी। रोहन की चाल बेनकाब हो चुकी थी और ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जहां जीत की गूंज साफ सुनाई दे रही थी।